सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप प्रवर्धन IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति, जिसके 3 पार्ट्स मैंने आपको करवा भी दिया है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज पहले उन्हें देख लीजिए, देन आप इस पार्ट को देखिए, ताकि आपको इस पार्ट को समझने में आसानी हो। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है नियोजन के परिणाम। देखो, नियोजन आपका ये अभी फोर्थ पार्ट चल रहा है, लास्ट पार्ट इवन। ओके, लास्ट पार्ट ही आपका चल रहा है। नियोजन की प्रक्रिया भारत ने अपनाई थी भारत का विकास के लिए। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ तब भारत बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था, कमजोर देशों की श्रेणी में आने लग गया था भारत। ठीक है, तो भारत के पास तीसरी चुनौती थी कि भारत का विकास कैसे किया जाए। ठीक है, 3 चुनौतियाँ थी ना। एक थी कि एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, तो रियासतों को 565 रियासतों में जब भारत बट गया था, उनको एक किया गया। वो चुनौती आपके पहले चैप्टर में खत्म हो गई थी। दूसरी थी भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, वो वाली चुनौती आपकी सेकंड चैप्टर में खत्म हो गई थी, अभी थर्ड चैप्टर चल रहा है। तो तीसरी चुनौती थी भारत के पास भारत का आर्थिक विकास करने की चुनौती। ठीक है, तो भारत का आर्थिक विकास करने के लिए सरकार ने नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया। ठीक है, अभी बाकी नियोजन के बारे में तो आप इस पिछले जो 3 पार्ट मैंने करवाए हैं, उसमें आपको बहुत डिटेल से समझा दिया गया है। ठीक है, तो इस वाले लास्ट पार्ट में तो आप नियोजन के परिणाम जानेंगे, जो भारत का आर्थिक विकास करने के लिए जो नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया, उसके क्या-क्या रिजल्ट्स मिले। ओके, देखो, आर्थिक विकास व लोगों की भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, जो लक्ष्य जो रखे गए थे उसके मुताबिक बहुत ही कम सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, एक्सपेक्टेशन जो की गई थी कि भैया ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, उस प्रकार के रिजल्ट नहीं मिल पाए। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझो। देखो, एक स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। वो एग्जाम दे के आया, बहुत अच्छा वो एग्जाम दे करके आया। फिर उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मेरे आने चाहिए 90 प्लस मार्क्स। ठीक है, 90 प्लस मार्क्स मेरे आने चाहिए, ये उसकी एक्सपेक्टेशन थी। क्योंकि उसको ये था कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, मैंने जो है बहुत अच्छे से एग्जाम लिखा है। लेकिन होता क्या है, जब रिजल्ट आता है उसके आ जाते हैं 70 मार्क्स। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बहुत ही कम मार्क्स आए। तो यही सीन भारत के साथ हुआ। भारत ने नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया, अपनी जो है बहुत अच्छे से भारत ने मेहनत की, लेकिन जो मेहनत की उसके मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, जो लक्ष्य एक्सपेक्ट किए गए थे वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए। ठीक है, देखो अब नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो विकास हुआ वह असमान था। ठीक है, देखो, जो नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो जो चीजें अपनाई, जो जो चीजों का विकास किया, वो असमान था। कुछ लोगों के लिए वो फायदेमंद था, कुछ लोगों के लिए वो नुकसानदायक रहा। मतलब वो फायदा नहीं हुआ, उनको बेनिफिट नहीं हुआ कुछ लोगों को। ठीक है, जैसे कि पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया, तो उस बांध से पंजाब को ही तो फायदा हुआ। उससे उड़ीसा को, महाराष्ट्र को, तमिलनाडु को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो ऐसे करके जो भी फैक्ट्रीज जहां जहां लगाई गई, 3-4 जगह जो फैक्ट्रीज लगाई गई, उन फैक्ट्रीज में उन्हीं स्टेट को ही तो फायदा होगा जहां लगी है, बाकी को तो फायदा नहीं हुआ कुछ। तो ऐसा हुआ कि जहां जहां पर विकास किया गया, उन उन राज्यों को फायदा मिला। जहां जहां पर विकास नहीं हुआ, वहां वहां पर उन लोगों को फायदा नहीं हुआ। तो असमान रूप से विकास इसमें हुआ नियोजन की प्रक्रिया में। ठीक है, कुछ राज्यों को फायदा मिला, लेकिन कुछ राज्यों को बिल्कुल भी फायदा नहीं मिला। असमान रूप से विकास हुआ नियोजन की प्रक्रिया के तहत। ओके, देखो अब इसके जो नियोजन की प्रक्रिया के 3 परिणाम हैं। ठीक है, पहला आप देखो, बुनियादी परिणाम जानो। ठीक है, आधारभूत संरचना में भारत के आगामी आर्थिक विकास की नींव पड़ी। ठीक है, देखो, जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भारत जब आजाद हुआ था, बहुत ज्यादा कमजोर देश की श्रेणी में आने लग गया था भारत। ठीक है, तो जो भारत का आर्थिक विकास जो होना था, भले ही हमें नियोजन की प्रक्रिया से कम रिजल्ट मिला एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, लेकिन तब भी भारत के
आर्थिक विकास की नींव तो पड़ गई थी ना। तो भारत के आगामी आर्थिक विकास की नींव पड़ गई थी, ठीक है, नियोजन की प्रक्रिया से। दूसरा, सिंचाई व बिजली उत्पादन के लिए भाखड़ा नांगल बांध, जो कि पंजाब में है, और हीराकुंड बांध योजनाएं प्रारंभ की, ठीक है। इसके तहत पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए भाखड़ा नांगल और हीराकुंड योजना प्रारंभ हुई। ओके, ये परिणाम मिला। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने व रक्षा उत्पादन आदि शुरू हुए, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी, जो कि सरकारी जो क्षेत्र थे, उनमें भी कुछ भारी उद्योग लगाए गए, जैसे कि इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने और रक्षा उत्पादन। संचार व परिवहन के आधारभूत ढांचे में वृद्धि हुई, ठीक है। जो संचार था और जो हमारे परिवहन थे, उनके भी आधारभूत ढांचे में वृद्धि हुई, ठीक है। बुनियादी फायदे तो हमें ये हुए, ठीक है, बुनियादी रिजल्ट हमें ये प्राप्त हुए नियोजन की प्रक्रिया से। नियोजन की प्रक्रिया के तहत भूमि सुधार भी किया गया। देखो क्या क्या भूमि सुधार किए गए। जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। देखो, अंग्रेजों के काल के समय से ही जमींदारी प्रथा चलती आ रही थी। उसके बाद तक भी, अंग्रेजों से आजादी पा जाने के बाद भी जमींदारी प्रथा चल रही थी, ठीक है। जमींदार क्या करते थे? किसानों का शोषण करते थे, ठीक है, उनके अत्याचार करते थे, जिससे क्या किया गया? नियोजन की प्रक्रिया के तहत जमींदार प्रथा को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या फल प्राप्त हुआ? किसानों के शोषण में कमी आई। जमींदारी प्रथा को जब समाप्त कर दिया गया, तो किसानों के शोषण में बहुत ही ज्यादा कमी आई, ठीक है। खेती नहीं करने वाले जमीन मालिकों को जमीन से वंचित होना पड़ा, ठीक है। देखो होता क्या था, बहुत से ऐसे जमीन के मालिक होते थे, जमींदार कह लो, बहुत से ऐसे जमींदार होते थे, उन पर बेशुमार जमीन होती थी, बहुत सारी जमीन होती थी, ठीक है। अब इतनी सारी उन पर बेशुमार जमीन है, तो उस पर खेती नहीं करते थे वो, ना इतनी सारी वो यूज कर पाते थे, ठीक है। तो सरकार ने उनको उनकी जमीन से वंचित कर दिया, ठीक है। चौथा, भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ किया, ठीक है। अब देखो क्या होता था, बहुत से ऐसे लोग होते थे कि उन पे छोटी छोटी जमीनों के टुकड़े होते थे, जैसे कि किसी के पास 2 बीघा है, किसी पे 4 बीघा है, किसी पे 7 बीघा है। और लेकिन वो जमीन क्या होती थी, वो उस पर खेती वेती कुछ नहीं करते थे, वो ऐसे ही पड़ी रहती थी। तो उन ऐसे ऐसे टुकड़ों को ना एक साथ जोड़ दिया नियोजन की प्रक्रिया में, और उन पर जो है उद्योग वगैरह लगाए गए। ओके, ये किया गया। और बटाई पर जमीन बोने वाले काश्तकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, ठीक है। बटाई क्या होता है? देखो, जैसे कि एक बहुत बड़ा वाला जो किसान होता है, ठीक है, बड़े किसान जो होते हैं, उनके पास जो है टाइम नहीं होता अगर खेती करने पे, तो वो क्या करते हैं, किसी छोटे किसान को, काश्तकार को, जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती, वो दूसरे की जमीन पे खेती करते हैं, तो वो उसको बटाई पर जमीन दे देते हैं कि तू चल इस पे खेती कर ले, और उसके बाद जब फसल मिलेगी, आधी तेरी आधी मेरी, ठीक है, ऐसा तय हो जाता है। लेकिन फिर जब बाद में तय होने के बाद, जब वो खेती करता है, खेती के बाद जो फसल मिलती है, उसके बाद वो मालिक पलट जाता है कि मैं तो तुझे 1/10 दूंगा, ऐसे करके वो पलट जाता है। तो क्या किया गया, इनको भी, काश्तकारों को भी, बटाई पर जमीन बोने वाले काश्तकारों को भी कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है हरित क्रांति। ओके, देखो हरित क्रांति क्या थी। देखो, जब भारत में 1962 में तो चल रहा था चीन युद्ध, ठीक है। देखो इसमें लिख भी रखा है, बल्कि मैंने स्लाइड में ये बात, स्लाइड से ही देख लो आप। इसे गेहूं क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गेहूं क्रांति भी इसको कहते हैं, क्योंकि इस क्रांति में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किस खेती में हुई थी? गेहूं की खेती में ही हुई थी। तो इसलिए इसे गेहूं क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस क्रांति में सर्वाधिक वृद्धि गेहूं उत्पादन में हुई थी, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। इस क्रांति के आने का कारण था खाद्यान्न संकट, ठीक है। देखो हुआ क्या था ना, 1962 में भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, ठीक है। 1965 में ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया। ओके, और फिर इसी दौरान भारत में अकाल पड़ गया, और जिसके कारण क्या हुआ, जिस सब के कारण भारत में आ गया खाद्यान्न संकट, ठीक है। खाद्यान्न संकट में भारत में आ गया, खाद्यान्न पदार्थों की जो है भारत में बहुत ज्यादा कमी पड़ गई।
ओके। इस क्रांति का प्रारंभ 1966 से 1967 तक हुआ था, ठीक है, 1960 के दशक में। अगर देखो सन पूछा जाए तो 1966 में हुआ था, और दशक पूछा जाए तो 1960 के दशक में हुआ था, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ था इसका प्रारंभ। इस क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, ये विश्व के, अगर पूछा जाए कि विश्व में अ, हरित क्रांति के जनक कौन है, तो है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और अगर भारत का पूछा जाए कि भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये भारत के हैं। ओके, इसमें सर्वाधिक उत्पादन गेहूं व चावल का बढ़ा था। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किसमें हुई थी? गेहूं में और चावल में, ठीक है। जिससे सर्वाधिक लाभ पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश को मिला था, ठीक है। सबसे ज्यादा तो मिला था पंजाब और हरियाणा को, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को भी लाभ मिला था। इससे सर्वाधिक लाभ धनी किसानों व बड़े भूस्वामी को हुआ था, क्योंकि देखो ये हरित क्रांति में जो है नए नए प्रकार के बीज, ठीक है, रसायन, उर्वरक और अलग अलग प्रकार के यंत्रों का, नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करना इसमें प्रारंभ कर दिया गया था। अब जो ये नई नए बीज हैं और जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, इनका यूज कौन कर पाएगा, इनको खरीद कौन पाएगा? अमीर लोग ही खरीदेंगे ना, अमीर किसान खरीदेंगे। तो जब वो खरीदेंगे तो वो यूज करेंगे और उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लाभ हुआ था धनी किसानों को और बड़े भूस्वामी को। ओके, तो ये थी आपकी हरित क्रांति। अब ये दो तीन पॉइंट्स हैं आपके। मिल्क मैन ऑफ इंडिया और श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। ओके। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था 1970 के दशक में, और इसका संबंध दूध के उत्पादन में वृद्धि करने से है, कि दूध का उत्पादन में वृद्धि कैसे की जाए, ठीक है, किस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए, ठीक है। और 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1967 में। तो यहाँ पर आज ये आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, फिर बाद में भी आप मुझसे तसल्ली से सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और वरदान IHS को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे PDF की फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।